बात की थी डीएनए के बारे में। तो हमारा टॉपिक जो है वो समवट डीएनए के बारे में ही है, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स हम डीएनए के और बनाएंगे। वीडियो फॉर्म में भी मैंने आपको कल एक वीडियो बनाई है, वो आज सेंड हो जाएगी। आज की वीडियो भी मैं आपको फिर सेंड करूँगा, ठीक। तो हम बात कर रहे थे, कल भी हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, तो हम उसी के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में कई सारी बातें हम बता चुके हैं आपको। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए, इसके बारे में हमने बताया था कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है इसको हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहे थे। न्यूक्लियोटाइड हमने कहा था बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट के मिलने से बन रहे थे। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है डीएनए के फॉर्मेशन में। इसमें हमने ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के बारे में बताया है, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के बारे में बताया है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में बताया है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक या एनोग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो हैं ये हमेशा बनते हैं किसके बीच, बेस और शुगर के बीच। और बेस और शुगर के मिलने से क्या बनता है, ये आप लोगों को मालूम है कि बेस और शुगर के मिलने से न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो बेस को शुगर से जोड़ने के लिए जो बॉन्ड्स की जरूरत होती है उन्हें हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहते हैं। दूसरे टाइप के बॉन्ड जो होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स जो है दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज होते हैं। इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है एक, तो वो और H2O जो है ये लिबरेट हो जाती है। इसमें फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिंक होता है शुगर का, इस वजह से इसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स कहते हैं। तीसरे बॉन्ड जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, और ये बॉन्ड हमेशा लगते हैं बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसिस। और इसमें हम जानते हैं कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और थायमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन भी साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। एंटी पोलैरिटी होती है के बारे में भी हमने बात की थी कि डीएनए जो होते हैं इसमें एंटी पोलैरिटी होती है। एक स्ट्रैंड 3:5 दिखेगा, तो उसके सामने वाला जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो 5:3 होगा, है ना। तो हम जब बात कर रहे थे तो हमने कहा भाई डीएनए के स्ट्रक्चर में पहली बात हमने कही थी मेड ऑफ डीएनए कितने स्ट्रैंड से मिलकर बनेगा, मेड अप ऑफ 2 हेलिकल चेन। 2 स्ट्रैंड्स हम कह देते हैं, या 2 हेलिक्स हम कह सकते हैं, है ना। तो जो कॉइल्ड अराउंड एक्सिस, कॉइल्ड अराउंड, तो 2 स्ट्रैंड है डीएनए के जिनमें पर्टिकुलर कॉइलिंग है, जो एक दूसरे पे कॉइल अराउंड रहते हैं, ठीक है। फिर हमने दूसरी बात कही थी कि ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल रहते हैं, राइट हैंडेड कॉइलिंग होगी इसमें। राइट हैंडेड कॉइलिंग का मतलब होता है कि ये जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं ये टुवर्ड्स राइट की ओर टिल्ट करते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट नहीं। लेफ्ट हैंडेड जो है वो जेड डीएनए होता है, और जो ये डीएनए हम जिस डीएनए को हम नॉर्मल डीएनए बेसिक डीएनए की हम जिसकी बात कर रहे हैं ये बी डीएनए है। तो बी डीएनए जो है इसमें राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, और जो जेड डीएनए होता है वो ठीक उल्टा इसमें लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है, ठीक है। अब अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर एक इसका रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं डीएनए की, तो इसका रफ डायग्राम कैसा है, आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा डीएनए का जब आप डीएनए के स्ट्रैंड को देखने की कोशिश करेंगे। तो ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। अब आप इस बात को समझेंगे क्या होता है इसमें, डीएनए पिच
डीएनए की एक पिच लेंथ होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डीएनए पिच? एक बार एक टर्न को कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस डीएनए ट्रेवल करता है उसे हम डीएनए पिच कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डीएनए टू कंप्लीट वन टर्न इज कॉल्ड डीएनए पिच। तो अगर आप इस स्ट्रैंड को देखेंगे, यहाँ से लेट सपोज ये स्ट्रैंड शुरू है, एक स्ट्रैंड 3 है, ये 5, तो ये 5 और ये 3। अब अगर आप इस स्ट्रैंड को देखेंगे, ये स्ट्रैंड यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से इसने टर्न लेना शुरू किया और यहाँ पे आगे फिर से नॉर्मल आ गया, फिर अगला टर्न आ गया। यानी कि यहाँ से इसने टर्न शुरू किया और यहाँ पे जाके इसका टर्न जो है वो पूरा हो गया, है ना। तो ये एक टर्न को कंप्लीट करने में डीएनए जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहाँ से लेकर यहाँ पहुंचने तक, जिसमें इसका एक टर्न कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इस टर्न को इसको हम बात बोल देते हैं डीएनए की पिच लेंथ, PITCH। तो डीएनए की पिच है ये, तो ये डीएनए की पिच लेंथ है और एक टर्न को हम बोलते हैं डीएनए की पिच। ये पिच देखो यहाँ पे भी आपको दिखेगी, ये यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ तक दिखेगी। और जनरली अब हम ये मानते हैं कि जो डीएनए की जो पिच लेंथ है ना, या द डिस्टेंस, या यहीं पर मैं लिख देता हूँ, पिच लेंथ जो है ये होती है 3.4 नैनोमीटर, NM। पिच लेंथ जो है ये क्या है, 3.4 NM। होने को आपकी बुक में और हर जगह ये 3.4 NM ही लिखा होगा। आजकल ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है, अब पिच लेंथ हम मानते हैं इसकी 3.6 NM। ओल्डली प्रीवियसली हम मानते थे 3.4 NM और आजकल हम कहते हैं नाउ 3.6 नैनोमीटर। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग को ध्यान नहीं रखना है, आपको 3.4 NM ही कहना है, क्योंकि CBSE पैटर्न के हिसाब से चलती है एग्जामिनेशन, उसमें CBSE ने जो लिखा है उसी को ठीक माना जाता है, ठीक है। तो डीएनए की जो पिच लेंथ होती है वो 3.4 NM है। वैसे आज की डेट में अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी मिली है कि 3.4 NM नहीं 3.6 NM होती है। और यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 3.4 नैनोमीटर है, ठीक है। अगली बात अगर मैं बोलूं द डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेस इज 0.34 NM। डीएनए के एक स्ट्रैंड में दो बेसिस के बीच का डिस्टेंस जो है, मतलब आप समझिए, लेट मी सपोज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे एडेनिन है, सपोज यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ पे ग्वानिन है, ये दो बेस है एडेनिन और ग्वानिन। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है एडेनिन और ग्वानिन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है 0.34 NM। कितनी है? 0.34 NM। तो अगर हम देख रहे हैं भाई 0.34 NM इसके बीच की डिस्टेंस है दो बेसिस के बीच की, तो आप सोचिए एक पिच में कंटेन्स, एक पिच में कितने बेस आ जाएंगे या कितने बेस पेयर आ जाएंगे? 10 बेसिस या 10 बेस पेयर्स। तो एक डीएनए पिच जो है यानी एक टर्न जो है इसमें 10 बेस पेयर्स जो है वो आ जाएंगे। कैसे आएंगे भाई? क्योंकि आप देख लीजिए 0.34 इंटू 10 कर लीजिए आप, तो ये 3.4 हो जाएगा और डिस्टेंस हमने पिच लेंथ हमने आपको बता दी है कितनी, 3.4 NM होती है, ठीक है। तो वैसे अगर देखेंगे, अगर नए हिसाब से देखेंगे तो 10.5 नाउ आज की डेट में हम अब इसको अगर 3.6 मानेंगे तो बेसिस कितने आ जाएंगे? 10.5 के आसपास। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए पिच यहाँ से शुरू हुई ना, इसमें आपको कुछ लाइनिंग्स भी के थ्रू भी आप बना सकते हैं इसको। ये पहली लाइन,
ये हमने बना दी दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये पांचवी लाइन, ये छठी लाइन, ये सातवीं लाइन, ये आठवीं लाइन, ये नौवीं लाइन और ये 10वीं लाइन। तो ये जो लाइनिंग में कर रहा हूँ ना, ये जो लाइनिंग मैंने कर रखी है, ये 10 लाइन्स मैंने बनाई है यहाँ से यहाँ तक की। ये 10 लाइन्स क्यों बनाई है? क्योंकि ये बेस पेयर है। मतलब यहाँ पे अगर एडेनिन है तो यहाँ पे ग्वानिन होगा, यहाँ पे अगर सॉरी थायमिन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा इनके बीच में। यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, एडेनिन थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो ऐसे ही ये बेस पेयर, और हर बार इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 0.34 नैनोमीटर होगी। तो इस तरीके से डीएनए के एक टर्न में आपको 10 बेस पेयर्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक हो गया भाई? तो ये राइट हैंडेड फैशन में डीएनए स्ट्रक्चर है। अगले पेज में फिर से आपको 10 बेस पेयर्स मिल जाएंगी। पहले लेक्चर में जब डीएनए के बारे में मैं बता रहा था तो मैंने आपको एक बात बता दी थी कि डीएनए में जो होते हैं ये होल सोल डीएनए जो हमने बोला था कि इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। 3 5 5 3 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, क्योंकि 3 एंड पे एक साइड पे 3 एंड पे फ्री OH होता है और एक साइड पे जो 5 एंड है उसमें फॉस्फेट ग्रुप जो होता है PO3 जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें निगेटिव फॉस्फेट ग्रुप की वजह से क्या मिलता है डीएनए को? निगेटिव चार्ज भी मिलता है। और जो ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, इसके एसिड होने का कारण भी ये फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप भी इसको स्लाइटली एसिडिक बना देता है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप the charge of DNA is negative. So DNA is always negatively charged due to the presence of phosphate group, as well as DNA is a deoxyribose nucleic acid. DNA is an acid, slightly acidic structure is there because of the presence of again the phosphate group. Okay, so ये बात आपको समझ में आ गई है कि एक पिच 0.34 नैनोमीटर की होती है और दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस जो है वो 3.4 nm की एक पिच होती है और 0.34 nm दो बेसिस या दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई ना? फिर हमने कहा जो बेस पेयरिंग होती है, ये जो बेस पेयरिंग है इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसके बारे में मैं आपको कल के लेक्चर में भी बता चुका हूं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डीएनए में जो बेस पेयरिंग होती है इट इज ऑलवेज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दो बेसिस के बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स द टू बेसिस गेट एसोसिएटेड। और जब दो बेस एसोसिएट होते हैं इसकी वजह से डीएनए के दो स्ट्रैंड भी एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं। Whenever you want to separate the two strands of DNA, if you want to separate the two strands of DNA, तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दीजिए। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो डीएनए के दो स्ट्रैंड भी एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे, है ना? तो बेस पेयरिंग किसकी वजह से हुई है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से हुई है ना? अच्छा, इसके बाद हमने कहा भाई पेयरिंग जो होती है इस पेयरिंग भी स्पेसिफिक पेयरिंग होती है। स्पेसिफिक पेयरिंग क्या होगी भाई? प्यूरिन जो है ऑलवेज पेयर्ड विद पिरिमिडिन। प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ ही पेयरिंग करेगा। प्यूरिन और पिरिमिडिन में डिफरेंशिएशन भी मैंने आपको कल बताया था। प्यूरिन आप जब भी देखेंगे, प्यूरिन जो है इसमें आपको डबल रिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। रिंग ऑफ इसमें दो रिंग्स आपको दिखेंगी, है ना? और इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा प्यूरिन का। और पिरिमिडिन जब आप देखेंगे, पिरिमिडिन में आपको सिंगल रिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया था कि इसमें जो पॉइंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स होंगे और इसमें 1 3 7 और 9 ये चार पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है, 7th दिख रहा है और 9th दिख रहा है। 1 3 7 9 जो आपको
ये 1379 पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। फर्स्ट पे दिखेगा, फिर आपको थर्ड पे दिखेगा, फिर आपको सेवंथ पे दिखेगा नाइट्रोजन और आपको नाइन्थ पे दिखेगा। तो 1379 पे नाइट्रोजन होगा। और पिरामिड में अगर आप देखेंगे तो 1 एंड 3 इसमें केवल आपको 6 रिंग ही दिखेंगी, है ना। तो 1 एंड 1 2 3 4 5 6 3 पे आपको नाइट्रोजन दिखेगा। तो ये प्यूरिन और पिरामिडिन का डिफरेंशिएशन भी होता है। फिर हमने कहा था एडेनिन होगा तो 6th पोजीशन पे NH3 जुड़ा होगा। और अगर दो प्यूरिन क्या क्या होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं ना, तो एडेनिन होगा तो 6th कार्बन पे NH3 जुड़ा होगा। और अगर ग्वानिन होगा तो सेकंड कार्बन पे NH3 जुड़ा होगा। और यहाँ डबल बॉन्ड 6th कार्बन पे डबल बॉन्ड O जो होगा वो प्रेजेंट होगा। ये तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात थी, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। सो फिर हम वापस आ रहे हैं। तो डीएनए की बात हम कर रहे थे, बेस पेयरिंग में हमेशा प्यूरिन जो पेयर होती है विद पिरामिडिन होती है। अब प्यूरिन में भी फिर स्पेसिफिक है, हमें ये बात भी हम जानते हैं कि जो एडेनिन है ये हमेशा थायमिन के साथ ही पेयर होती है। एडेनिन पेयर विद एडेनिन ऑलवेज पेयर विद, किसके साथ पेयर करेगी एडेनिन, थायमिन। एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन बाय 2 डबल बॉन्ड्स। कितने, बाय 2 बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दो बेसिस के बीच जो बॉन्ड्स लगते हैं कौन से बॉन्ड्स होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो डबल बॉन्ड की वजह से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एडेनिन जो है वो पेयरिंग करेगी थायमिन से एंड वाइस वर्सा। इसका ठीक उल्टा भी हो जाएगा, थायमिन पेयर करेगा एडेनिन से डबल बॉन्ड से, यानी कि A ऑलवेज पेयर्ड विद T एंड T ऑलवेज पेयर्ड विद A। एडेनिन हमेशा थायमिन से और थायमिन हमेशा एडेनिन से ही पेयर करेगा। सेम एज इसी के तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहां अगर हम देखते हैं तो ग्वानिन की पेयरिंग की अगर हम बात करेंगे तो ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। तो ग्वानिन किसके साथ पेयर करेगी, साइटोसिन से। ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन एंड बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ ही रिएक्ट करेगी एंड विस वर्सा। इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, यानी ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन एंड साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज, ये जो पेयरिंग है इसे चार का फूल भी हम बोल देते हैं, ठीक। आगे बात समझ में ना। फिर हमने कहा था जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं। ये इसको हम बोलते हैं, इस तरीके की जो बेस पेयरिंग होती है ए टी से, टी ए से, सी जी से, जी सी से, इसे हम क्या बोल देते हैं, ऐसी बेस पेयरिंग को हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या बोलेंगे इसको हम, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो जो डीएनए में बेस पेयरिंग होती है ये कैसी बेस पेयरिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। डीएनए के दो स्ट्रैंड, इसी वजह से हम डीएनए के जो दो स्ट्रैंड हैं उन्हें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहते हैं। एक स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड बोल देते हैं डीएनए के, जो जनरली 3:5 वाला स्ट्रैंड होता है। हालांकि 3:5 दोनों ही स्ट्रैंड 3:5 होते हैं, लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए जिस स्ट्रैंड से आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा उसे सेंस स्ट्रैंड, उसे एंटी सेंस स्ट्रैंड, और जिस स्ट्रैंड से आरएनए का या प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया है, जिस स्ट्रैंड से आरएनए और प्रोटीन, जिस स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है उसे हम एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे, और जिस स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बन रहा है उसे हम सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। जनरली जो एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है वो 3:5 वाला होता है, और हम कह देते हैं ऐसा, उन्हें को दोनों ही स्ट्रैंड 3:5 होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो सेंस स्ट्रैंड होता है वो 5
ठीक है, तो ये बातें हो गई इसके बेस पेयरिंग की। और क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, इस वजह से जो डीएनए के टू स्ट्रैंड्स होते हैं, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंड डबल स्टैंडर्ड मॉडल है डीएनए का, और ये मॉडल जो था इसको किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, डबल स्टैंडर्ड मॉडल को वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। फिर ये वाली बातें, सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ये बातें थी किसी डीएनए के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया थे आपको कि इसमें किस तरीके से पेयरिंग होती है और किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके समहाउ इसके हम एक डिटेल स्ट्रक्चर की ओर जाएं, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर को देखें तो क्या होगा इसका डिटेल स्ट्रक्चर, जरा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डीएनए के डिटेल स्ट्रक्चर की, तो डिटेल स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम डीएनए की बात करते हैं तो इस डीएनए में इसकी जो बैकबोन होती है वो सुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। सुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। सुगर फॉस्फेट बैकबोन का मतलब जो बेसिक स्ट्रैंड्स बन रहे हैं डीएनए के, वो हमेशा सुगर फॉस्फेट से मिलकर बने हैं। एक सुगर है और फॉस्फेट ही है स्ट्रैंड में। बेस इंटरनली सिचुएटेड होते हैं, बेस स्ट्रैंड में सिचुएटेड नहीं होते। इसका क्या मतलब है, जरा इसके मतलब को अगर हम समझते हैं, लेट मी सपोज ये एक सुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस सुगर से दो चीजें जुड़ रही हैं, इस सुगर से ये जुड़ गया फॉस्फेट, ठीक है, और इसी शुगर से यहां जुड़ गया एक बेस। सपोज ये बेस है एडेनिन। कौन सा बेस जुड़ गया, सपोज ये बेस कौन सा है, एडेनिन। तो देखिए क्या हुआ, शुगर मॉलिक्यूल था, शुगर के साथ बेस भी जुड़ता है और शुगर के साथ फॉस्फेट भी जुड़ता है ना। जब बेस प्लस शुगर जुड़ता है तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कह देते हैं, जब बेस शुगर फॉस्फेट जुड़ता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब कंडीशन क्या हुई हम इसमें एक और शुगर देख लेते हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल, इससे जुड़ गया है फॉस्फेट और इससे जुड़ गया है ये सपोज दूसरा बेस, इसको मैंने नाम दे दिया है थायमिन, ठीक है। एक और बना लेते हैं, ये शुगर है, इससे जुड़ गया है फॉस्फेट और इससे जुड़ गया है तीसरा बेस, लेट मी सपोज ये ग्वेनोसिन है, ग्वेनिन है, एडेनिन थायमिन ग्वेनिन। एक और शुगर बना लेते हैं, इससे जोड़ देते हैं एक फॉस्फेट और यहां जोड़ देते हैं इससे एक बेस जो कि साइटोसिन। देखिए ये चार न्यूक्लियोटाइड हैं, ये चार क्या है, न्यूक्लियोटाइड है ना। अब ये चार न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गई, ये न्यूक्लियोटाइड क्या हो गए, चेन हो गई, ठीक है। और यहाँ इस शुगर से इधर अब आपको एक फ्री OH दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये फ्री फॉस्फेट है, ये फ्री फॉस्फेट और ये फ्री OH। अब आप समझ जाइए, जहां फ्री OH है वो 3 एंड होगा और जहां फॉस्फेट है वो 5 एंड होगा। 5 एंड पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप फ्री, और 3 एंड पे क्या होता है, फ्री OH, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके का आपको पर्टिकुलर एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और ये फॉस्फेट ग्रुप जनरली हमने कहा था कल PO4 3 नेगेटिव के फॉर्म में होता है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप किस फॉर्म में होता है, PO4 3 नेगेटिव के फॉर्म में, नेगेटिवली चार्ज होता है।
ठीक हो गया भाई। अब ऐसे ही हम एक और स्ट्रैंड बना लेते हैं डीएनए का। ठीक, फिर से हम यहाँ पे बना लेते हैं शुगर। शुगर जुड़ेगी किससे? बेस से। और ये सपोज है थायमिन। अब इस बार आप देखिए फॉस्फेट ग्रुप को मैं इधर को ऐड कर रहा हूँ। हाँ, फॉस्फेट ग्रुप को मैंने इधर ऐड कर दिया। तो बेस शुगर फॉस्फेट, ठीक है, हो गया न्यूक्लियोटाइड। फिर से यहाँ पे मैं एक शुगर बना लेता हूँ। शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल जुड़ गया इससे। अगेन शुगर मॉलिक्यूल जुड़ेगा किससे? बेस से और फॉस्फेट से। फिर मैं एक शुगर मॉलिक्यूल बना लेता हूं, फिर से इसको जोड़ देता हूं एक बेस से और एक फॉस्फेट से। और फिर ये सपोज है साइटोसिन। और फिर से मैं एक शुगर मॉलिक्यूल बना लेता हूं और इसे जोड़ देता हूं एक बेस से और एक फॉस्फेट से। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ देते हैं। अब ये फ्री फॉस्फेट है यानी कि 5N और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक फ्री OH होगा, ये फ्री। तो दो स्ट्रैंड डीएनए के एंटी पैरेलल हो गए, 5:3 स्ट्रैंड और 3:5 स्ट्रैंड। ठीक, और अब ये जो बेस है एडेनिन के सामने थायमिन आ गया, कितने बॉन्ड से जुड़ेगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जुड़ता है एडेनिन थायमिन। ऐसे ही थायमिन के साथ एडेनिन जुड़ गया, कितने बॉन्ड से? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 बॉन्ड से ये भी जुड़ गया। फिर वेनिन और साइटोसिन कितने बॉन्ड? 1 2 3, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया। और ऐसे ही साइटोसिन और वेनिन भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए। ठीक है, तो ये डीएनए का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए आप, द बैकबोन ऑफ डीएनए इज शुगर फॉस्फेट। हमने क्या कहा था? डीएनए की जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। तो ये एक स्ट्रैंड है। अगर किसी को मैं ऐसे दिखाना चाहूं तो ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, ये तो है ना, ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं। तो इसमें है क्या? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, शुगर शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो आप देखिए दोनों स्ट्रैंड में केवल शुगर और फॉस्फेट आया होगा। तो हमने यही तो कहा था कि डीएनए की जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। डीएनए की बैकबोन क्या होती है? शुगर फॉस्फेट, यानी कि स्ट्रैंड शुगर फॉस्फेट से बनता है और बेस हमेशा इंटरनली होता है। दो बेस को जोड़ने के लिए आपको कौन से बॉन्ड की जरूरत पड़ती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, बेस प्लस शुगर, बेस प्लस शुगर, इसको जोड़ने के लिए जो बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है ना बन रहा है क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, और तीसरा हम जो बोल रहे हैं, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है दूसरा, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड यहाँ पे लग रहा है ये हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच लग रहा है? एक फॉस्फेट ग्रुप और एक शुगर। कौन सी शुगर? दोनों अलग अलग जो न्यूक्लियोटाइड की। तो फॉस्फोडाइस्टर, और जब भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तो H2O जो है वो लिबरेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। समझ गए ना? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इधर पे भी देखेंगे आप, जब भी शुगर और बेस जुड़ रहा है तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जब इससे ये जुड़ रहा है तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये तीन तरीके के बॉन्ड्स जो हैं इनकी जरूरत पड़ती है डीएनए के फॉर्मेशन में। आ गई थी बात समझ में?
या किसी को कोई डाउट है इसमें?